नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका बुक ऑडियो पर किताबों और कहानियों की बोलती दुनिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डॉक्टर भुवनेश्वर द्विवेदी की रचित कहानी, जिसका शीर्षक है रामराज की शादी, जिसे सुनेंगे आप मेरी यानी आशीष सरीन की जुबानी। नानी जी बीमार चल रही है, इसलिए घर में सभी बहुत परेशान रहते हैं। डॉक्टर के पास आना जाना बना रहता है और वे हमेशा कोई ना कोई दवा की पुड़िया पकड़ाते ही रहते हैं। लेकिन कुछ दिन नानी जी ठीक तो रहती है, किंतु फिर से वे बीमार पड़ जाती है। जब वे बीमार पड़ती है तो उनकी तीनों बेटियों की आंखों से आंसू चुभने लगते हैं और वे सभी परस्पर क्षण प्रतीक्षण नानी के बारे में ही बातें करती रहती है। एक दूसरे से पूछती रहती है कि नानी कैसी है और क्या कर रही है। जो नानी के पास में रहती है वह बताती रहती है कि आज नानी ने यह किया और सोई है या जागी है। कभी कभी जब नानी ठीक रहती है तो अपने मायके की खूब बातें करती है। बातों बातों में कहती है कि रामराज की शादी होती तो नानी उसमें जाती और खूब खुश होती। रामराज नानी के बड़े भाई का सबसे छोटा लड़का है। सामान्य सा उनका जीवन है। उनके घर में सभी की शादी हो गई है, लेकिन रामराज की अभी तक शादी नहीं हुई है। नानी उनकी शादी की चर्चा हमेशा सभी से करती रहती है, अपनी बेटियों से तो खूब करती है। नानी का व्यक्तित्व खुशदिल है, लेकिन जब से नाना जी दिवंगत हुए हैं, नानी बीमार ज्यादा रहने लगी है। लगता है नाना जी के ना रहने के गम से नानी की तबीयत ठीक नहीं रहती। मामा जी स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, इसलिए कुछ समय के लिए नानी अकेली हो जाती है। घर में केवल मामा मामी, नानी और मैं, मेरी मम्मी और दीदी ही रहते हैं। लेकिन स्कूल के समय में मामा मम्मी स्कूल पढ़ाने चले जाते हैं और मैं और दीदी पढ़ने चले आते हैं, तो सिर्फ नानी और मामी ही घर में रहती है। मामी खुद में ही मस्त रहती है, वह नानी के पास बहुत कम रहती है, इसलिए शायद नानी अकेला महसूस करती है और खोई खोई सी घर में पड़ी रहती है। लेकिन जब हम लोग आ जाते हैं तो नानी चहकने लगती है। वैसे भी परिवार किसे प्यारा नहीं होता। नानी हमेशा हरे भरे परिवार में रही है, इसलिए उसे परिवार बहुत पसंद है। जब हम गर्मियों की छुट्टी में दादी के घर आ जाते हैं तो नानी हमेशा हमारा हालचाल लेती रहती है, फोन पर हमेशा बातचीत करती रहती है। मम्मी भी नानी के हालचाल के लिए हमेशा तत्पर रहती है और उसके साथ साथ उसकी दोनों छोटी बहनें भी नानी के हालचाल के लिए व्यग्र रहती है। सभी बताते हैं कि नानी को ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी है, इसलिए वह इन दो बीमारियों की दवा खाती रहती है। मामा और मम्मी बहुत सतर्कता से उनका ख्याल रखते हैं। मम्मी बहुत भावुक है। जैसे ही नानी की तबीयत खराब होती है, वैसे ही उनकी हालत सुनकर मम्मी की आंखों से आंसू चुभने लगते हैं। नानी की तबीयत सही होते हुए भी अचानक खराब हो जाती है, इसलिए मम्मी और मामा दोनों को लगता है कि नानी का या तो ब्लड प्रेशर घटा बढ़ा होगा या शुगर। इनके अलावा और किसी की आशंका उन्हें होती ही नहीं। जब घर में किसी की तबीयत ज्यादा खराब होती है तो मम्मी की छोटी बहन उछल कूद करते हुए रोने लगती है। उनकी स्थिति को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि थोड़े से दुख में ही रोना और आंसू निकालना इनकी स्वाभाविकता है। हो सकता है कि इन्हें इतने सुख मिले हो कि इन्हें कभी दुख का एहसास ही ना रहा हो। अब क्या कहना, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। कुछ समय हुआ, हम दादी के घर आए हुए थे। तभी नानी बीमार पड़ गई और उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। इधर से मम्मी बेचैन हो गई और सोचने लगी कि नाग वे नानी के घर से आ गई, क्योंकि उसे लगता है कि उसके सिवा नानी का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, बस मामा है। तो वह भी ऐसे ही आलसी हैं कि किसी चीज को जल्दी गंभीर लेते ही नहीं है। घर में किसी की भी तबीयत खराब हो, मामा मार्केट जाकर कोई दवा मेडिकल स्टोर से लाकर दे देते हैं और हल्की फुल्की बीमारी में तो लोग ठीक भी हो जाते हैं। उनका मानना है कि डॉक्टर तो वही दवा देता है जो वे मेडिकल स्टोर से लाते हैं। यूं कहा जाए तो मामा आधे डॉक्टर तो है ही। वैसे नानी भी आधी डॉक्टर ही है। पहले वह भी तबीयत खराब होने पर दवा का नाम बताकर दवा मंगवाती रहती थी। दवा खाने में नानी को सिद्धि प्राप्त है, लेकिन मम्मी को डॉक्टर के पास जाकर दिखाकर दवा लेने में ही विश्वास है। इसलिए वे फोन से बार बार मामा से कहती है कि वह नानी को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाकर दवा दिला दे। दरअसल नाना के दिवंगत होने के बाद मम्मी किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है।
उनका मानना है कि यदि समय पर नाना हॉस्पिटल पहुंच जाते तो बढ़िया इलाज हो जाता और वे बच जाते, लेकिन संयोग काल सही नहीं था, जिसे वे उस कुत्सित समय को पहचान नहीं पाई। अब मम्मी नानी के लिए हमेशा तत्पर रहती है और तबीयत खराब होने पर डॉक्टर की सलाह से ही दवा कराने की बात करती है। अब मामा भी सतर्क हो गए हैं, वे मम्मी की बातों को भी मानते हैं। मम्मी और मामा दोनों को यही लगता है कि नानी की ब्लड प्रेशर और शुगर की समस्या ही उनकी मूल बीमारी का कारण है, इसलिए दोनों सतर्कता से इसका बचाव नानी से करवाते रहते हैं। नानी के खान पान का ख्याल भी रखना वे कभी नहीं भूलते, लेकिन इसके बावजूद भी नानी की तबीयत का खराब होना उनके लिए सही नहीं लगा। मामा नानी की तबीयत खराब होने पर तुरंत डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने उनका परीक्षण करके इलाज कर दिया। मामा ने डॉक्टर से कहकर उनकी शुगर और ब्लड प्रेशर का चेकअप करवाया, लेकिन सब कुछ सामान्य ही निकला। मामा ने डॉक्टर से पूछा कि जब सब कुछ सामान्य ही है तो इनकी तबीयत क्यों खराब हो जाती है। डॉक्टर ने जवाब दिया कि तबीयत बिगड़ने के कई कारण होते हैं, मुझे लगता है इन्हें कोई तनाव है जिनके कारण शायद ऐसा हो रहा है, मगर यह विषय मनोवैज्ञानिक का है जिसे मैं निश्चित रूप से व्याख्यायित नहीं कर सकता, बस सलाह ही दे सकता हूँ। मामा ने कहा, तो क्या करना चाहिए? डॉक्टर ने बोला, जो इन्हें तनाव है उसे जानकर समझकर दूर करना ही इनकी बीमारी का इलाज है। जब इस बारे में नानी से पूछा गया तो उन्होंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस तबीयत है, ऐसे ही कभी भी बिगड़ जाती है। अब सभी क्या करते? नानी की बात मानने के सिवा कोई विकल्प भी तो नहीं था। नानी कुछ समय ठीक रहती और जब ठीक रहती तो सभी से हर प्रकार की बातचीत करती ही रहती, लेकिन जैसे ही नानी के मायके की बातें होती, नानी बहुत रोचकता और प्रसन्नता से वहाँ की बातें करती और सुनती। मम्मी और मामा भी इसमें उनका पूरा साथ निभाते। बात करते समय नानी के मुख से कभी न कभी रामराज की शादी के लिए जिक्र आ ही जाता। नानी कहती कि काश रामराज की शादी हो जाती तो बहुत अच्छा होता। नानी की यह बात सुनकर मम्मी कहती, जिसका जो होना है समय आने पर सब हो जाएगा, आप चिंता ना करिए। लेकिन नानी कहती कि उसके जिंदा रहते हो जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। नानी की यह बात सुनकर मामा नानी को ऐसी बात कहने से मना करते और कहते, यह सब बात करने की क्या आवश्यकता है, ऐसी बात करने से मस्तिष्क असंतुलित हो जाता है, इसलिए जो जीवन के लिए ज़रूरी बात हो वही करना चाहिए। कुछ समय बाद फिर से नानी की तबीयत खराब हो गई। मम्मी और मामा मिलकर उनको पास के अस्पताल में ले गए। हालांकि नानी जाना नहीं चाहती थी, वह कह रही थी कि वह ठीक हो जाएगी, लेकिन मम्मी और मामा नहीं माने और उसे डॉक्टर के पास दिखाने ले गए। इस बार नानी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ी हुई लग रही थी। डॉक्टर ने उन्हें मामा के कहने पर फिर से चेक किया, लेकिन सब कुछ सामान्य ही निकला। फिर उसने कुछ दवा देकर कहा कि दवा खिलाते रहिए, इन्हें कुछ है ही नहीं, मुझे लगता है इन्हें कुछ और समस्या है जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मामा ने डॉक्टर से कहा कि नानी की तबीयत सही होने के लिए क्या किया जाए। इस पर डॉक्टर ने उन्हें किसी मनोवैज्ञानिक चिकित्सक को दिखाने की बात की। नानी की तबीयत सही ना देखकर मम्मी ने मामा से किसी अन्य अस्पताल में चलकर मनोवैज्ञानिक चिकित्सक से दिखाने की बात की। मामा मान गए और गाड़ी से नानी को लेकर मम्मी और मौसी के साथ दूसरे अस्पताल दिखाने गए। वहां पर जब मनोवैज्ञानिक चिकित्सक ने देखा तो कहा कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इन्हें कुछ तनाव है जिनके कारण इनकी तबीयत असंतुलित हो जाती है। आप सब इनके उस तनाव के कारण को ढूंढकर समझकर उन्हें उससे बचाने का प्रयास कीजिए, नहीं तो समस्या ज्यादा हो सकती है। डॉक्टर ने बार बार नानी से पूछा कि आपको तनाव किस लिए और किसका है, लेकिन नानी ने हंसते हुए बस यही बात कही, उन्हें किसी का भी तनाव नहीं है, वह ठीक है। फालतू ही सभी उसे दिखाने ले आए। मम्मी और मामा ने भी बहुत पूछा, लेकिन नानी का उत्तर वही था। अंत में थक हार कर सभी नानी को लेकर घर आ गए। अब नानी फिर कुछ समय के लिए खूब ठीक हो गई और सभी ने समझ लिया कि नानी पूरी तरीके से ठीक हो गई है। कुछ समय बाद एक दिन जब मैं साइकिल चला रहा था और मम्मी और मामा अपने कॉलेज और स्कूल गए हुए थे, नानी की तबीयत फिर से अचानक बहुत खराब हो गई।
नानी किसी से अपनी तबीयत के बारे में कुछ बताना नहीं चाहती थी, लेकिन उनके शरीर में इतना दर्द उठने लगा कि वह मुझे बुलाकर मम्मी और मामा को फ़ोन लगाने के लिए बोली। साइकिल चलाने में तो मैं मस्त था, फिर भी नानी के बार बार कहने पर मैंने मम्मी और मामा को फ़ोन लगाकर नानी को बातचीत करने के लिए दे दिया। नानी ने उनसे क्या बातचीत की मुझे नहीं पता, क्योंकि फ़ोन लगाने के बाद मैं फिर से साइकिल चलाने में व्यस्त हो गया। कुछ समय बाद तो मम्मी अचानक कॉलेज से घर आ गई। मैं तो बहुत खुश हो गया, क्योंकि मम्मी जब भी घर आती तो मेरे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लाती और उनके साथ मेरा घर में रहने में खूब मन लगता। साथ ही मम्मी के घर आने का एक फ़ायदा यह भी हो जाता था कि मुझे उसका मोबाइल देखने को मिल जाता और मैं उनके मोबाइल से कार्टून या अन्य खोज करने लगता। वैसे घर में दीदी का मोबाइल भी हमेशा ही रहता है। कभी कभी मांगने पर वह देती है और कभी कभी अपना मोबाइल देने से इनकार कर देती है, लेकिन मुझे मम्मी के मोबाइल में ही देखना अच्छा लगता है। कभी कभी मम्मी भले ही डांट देती है, लेकिन फिर भी मुझे उसी के मोबाइल में कार्टून देखना अच्छा लगता है। इसके लिए मैं उसकी डांट फटकार भी सह लेता हूँ। मम्मी की कुछ देर बाद मामा भी आ गए। कुछ समय बाद दोनों मौसी भी आ गई। मेरे लिए अब यह सब आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि इन सभी का जमावड़ा कभी न कभी हमेशा ही होता रहता था। मैं मोबाइल चलाने में व्यस्त था, तभी मम्मी आकर बोली कि मैं भी कपड़े पहन लूं। नानी को दिखाने के लिए सभी के साथ मुझे भी अस्पताल जाना है। मैंने कहा, मैं क्या करूँगा वहाँ जाकर, कुछ समय बाद तो सब आ जाएंगे। फिर मम्मी ने बताया कि नानी की तबीयत ज़्यादा खराब है और यदि डॉक्टर ने रुकने के लिए कहा तो सभी वहाँ रुक जाएंगे, और फिर क्या तुम मेरे बिना अकेले रह लोगे। मैं मम्मी के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। कुछ समय बाद मौसा जी भी एक गाड़ी लेकर आ गए, जिसमें गुड्डा और अक्ष भी था। फिर नानी को मामा ने अपनी गाड़ी में बैठा लिया और मम्मी और मैं भी उसी गाड़ी में बैठ गए। मौसी और अन्य सभी मौसा जी वाली गाड़ी में बैठ गए। घर में सिर्फ मामी और दीदी ही रही और सभी नानी के साथ अस्पताल के लिए रवाना हो गए। हम लोगों को किसी की तबीयत से ज़्यादा सरोकार इसलिए नहीं था क्योंकि बालपन में सब कुछ समझ पाने में हम सक्षम नहीं होते। हम लोग खुशी खुशी इसलिए गए क्योंकि अक्ष और गुड्डा के साथ खेलने को मिलेगा और ना कुछ तो मोबाइल देखने को तो मिलेगा ही। लेकिन नानी की तबीयत खराब है, इसका मुझे एहसास था। नानी कहते हुए भी मेरे सिर पर बार बार हाथ फेरती और मुझसे बातें करने की कोशिश करती। मैं भी अपनी क्षमता अनुसार उनसे बात करता और मम्मी और मामा आपस में नानी के इलाज को लेकर बातें किए जा रहे थे। मम्मी मामा से कहती, चाहे जो हो इस बार इलाज कायदे से करा के ही लौटना है, बार बार का टोहटम अच्छा नहीं है। मामा भी मम्मी की बातों को मानते हुए हामी भरते हुए गाड़ी चला रहे थे। कुछ समय बाद हम अस्पताल पहुंच गए। नानी की तबीयत अब ज़्यादा खराब मालूम हो रही थी, क्योंकि वे अब ज़्यादा करहा रही थी। उनके सीने में शायद दर्द हो रहा था। डॉक्टर ने नानी को देखा और मामा के कहने पर एक बार पूरा चेकअप कराया। रिपोर्ट आने में समय लग रहा था। मम्मी और मामा को लग रहा था कि इस बार तो रिपोर्ट में कोई ना कोई समस्या ज़रूर पकड़ में आएगी, क्योंकि जांच अच्छे अस्पताल में और सब कुछ का कराया गया है। मामा और मौसा जी रिपोर्ट के लिए जगह जगह जा रहे थे। मम्मी और मौसी नानी के पास बैठी हुई उनके हाथ, सीने और बालों को सहला रही थी और अक्ष, गुड्डा और मैं अपने खेल में जुट चुके थे। लेकिन नानी की तबीयत से संबंधित बातों को मैं सुन भी रहा था। कुछ समय के बाद सारी जांच की रिपोर्ट आ गई और डॉक्टर ने सभी को अपने पास बुलाया। मम्मी के साथ हम भी हो लिए और मौसी जी के साथ अक्ष और गुड्डा भी। डॉक्टर ने सभी को बताया कि सभी ज़रूरी जांच हो गई है और रिपोर्ट भी आ गई है। इस बार आप सभी ने महंगी से महंगी जांच भी करवा ली। मैं भी समझ रहा था कि कोई समस्या होगी जो जांच में आ जाएगी, लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य है कि संपूर्ण जांच में कोई भी समस्या दिखाई नहीं दे रही है। संपूर्ण रिपोर्ट अभी भी सामान्य है। अब फिर से मुझे लगता है कि इनको कोई तनाव है, जिसके कारण इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। आप सभी बताइए कि इनको किसका तनाव हो सकता है। डॉक्टर के इतना कहने पर मौसी जी ने चट से कहा कि डॉक्टर साहब, इनको पापा के दिवंगत होने का तनाव है, मुझे जो समझ में आ रहा है। दबे मन मम्मी और मामा ने भी यह बात स्वीकार की, किंतु फिर भी मम्मी ने कहा कि पापा को दिवंगत हुए काफ़ी समय व्यतीत हो गए,
मुझे लगता नहीं कि उनके तनाव से इनकी तबीयत बिगड़ रही है। डॉक्टर ने भी मम्मी की इस बात को स्वीकार करते हुए कहा कि देखिए, मैं मनोवैज्ञानिक हूँ, मुझे नहीं लगता कि इन्हें उनका तनाव है। तनाव किसी चिर परिचित जीवन से है जिसे शायद ये अंदर ही अंदर लिए हुए हैं, और जब वह चित्तवृत्ति में चढ़ती है तो इनकी तबीयत खराब हो जाती है। मामा ने कहा कि डॉक्टर साहब, हमने तो इस बारे में खूब पूछा, लेकिन उनका कहना है कि इन्हें किसी भी बात का तनाव नहीं है। यह सारी बातें डॉक्टर के चैम्बर में हो रही थी और नानी किसी दूसरे कक्ष में बेड पर लेटी हुई थी। मम्मी ने कहा कि डॉक्टर साहब, ये हमें कुछ बताती ही नहीं है और इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। आखिर हम करें तो क्या करें? डॉक्टर ने कहा, यदि आप लोग सहमत हो तो मैं दूसरे ढंग से पूछूं, लेकिन आप लोग मेरे साथ रहिएगा और मेरी बात में समर्थन करिएगा, तो हो सकता है कि ये बता दे कि उन्हें आखिर में तनाव किसका है। डॉक्टर की बात से सभी सहमत हो गए। डॉक्टर ने सभी अपने सहायक डॉक्टर एवं नर्स को बुलवाया और सभी एक साथ नानी के कक्ष में पहुंचे। नानी इतने डॉक्टर को एक साथ देखकर घबरा गई। डॉक्टर ने नानी का हाथ पकड़ा और आला लगाकर नानी से पूछा कि उन्हें कहाँ दर्द है। नानी की ऐसे ही सांकेतिक रूप से बता दिया। फिर सारे डॉक्टर ने मिलकर नानी से कहा कि आपकी रिपोर्ट सामान्य आई है, लेकिन आपकी तबीयत सही नहीं है। हमने यह समझा कि आपको किसी को लेकर तनाव है। आप बताइए कि आपको किसका और किस बात का तनाव है। नानी ने साफ कहा कि उन्हें किसी बात का तनाव नहीं है। मम्मी और मामा ने भी कहा, जो कुछ भी हो डॉक्टर को बता देना ही श्रेयस्कर है। नानी ने फिर कहा कि उन्हें किसी बात का तनाव नहीं है। फिर सभी डॉक्टर ने कहा कि देखिए, आप बता दीजिए, नहीं तो विवश होकर हमें नार्को टेस्ट करना पड़ेगा और आपको और कष्ट होगा। नानी नार्को टेस्ट से परिचित नहीं थी, लेकिन जब सभी ने बताया कि उससे जो उसके मन में तनाव या छिपाव की बात होगी, वह सब उसके माध्यम से प्रत्यक्ष आ ही जाएगी, नानी थोड़ी सी सहमी और कहा, मुझे कुछ नहीं है। डॉक्टर ने नानी से फिर पूछा कि क्या आप जब कोई आपके पास नहीं होता तो कुछ तनाव युक्त बातें सोचती हैं? नानी ने फिर से कहा, नहीं। डॉक्टर को और मम्मी और मामा को भी थोड़ा सा गुस्सा जैसे आ ही रहा था। उन्हें लगने लगा था कि कुछ तो है जो ये सभी से छिपा रही है। डॉक्टर ने सभी अपने नर्स और डॉक्टर को सहजते हुए कहा कि इन्हें चेयर पर बांधने का इंतज़ाम कीजिए। अब ऐसे काम नहीं चलेगा, नार्को टेस्ट करना ही पड़ेगा। नानी घबरा कर बोली, इसकी क्या ज़रूरत है? मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। आप लोगों ने तो चेक भी किया है। डॉक्टर ने कहा कि आप सही कह रही हैं, हमने चेक किया है और कुछ भी समस्या ग्रसित नहीं मिला, लेकिन आपके अंदर जो तनाव है, यदि वह संतुलित नहीं हुआ तो आपकी जान भी जा सकती है। इतना सुनकर नानी बेचैन हो गई और डॉक्टर तथा मम्मी और मामा के बार बार पूछने पर जवाब दिया कि उन्हें कुछ भी नहीं है। जब वह खाली रहती है तो सोचती है कि रामराज की शादी कब होगी, जिसमें मैं प्रसन्नता से सम्मिलित होती। अब लगता है कि रामराज की शादी नहीं होगी क्या? यही जब सोचती हूँ तो तबीयत बेचैन हो जाती है। डॉक्टर ने हंसते हुए मामा से पूछा कि ये रामराज कौन है और उनकी शादी क्यों नहीं हो रही? मामा और मम्मी ने एक साथ जवाब दिया, रामराज इनके बड़े भाई का बेटा है जो उनका भतीजा लगता है, और घर में संपन्नता कम होने की वजह से शायद इनकी चित्तवृत्ति में बैठ गया है कि रामराज की शादी नहीं होगी तो क्या होगा। डॉक्टर ने कहा, यही इनका तनाव है और इसे इनकी चित्तवृत्ति से हटाइए। हो सके तो रामराज की शादी कराइए और इन्हें उसमें सम्मिलित कराइए। ये निश्चित ही पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगी। आप सुन रहे थे ये कहानी आशी सरीन की आवाज में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। धन्यवाद।